नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालयन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे WBPSC क्लर्कशिप का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और ये 16 और 17 नवंबर को होने वाला है और उसका एडमिट कार्ड जारी होने का नोटिफिकेशन भी आज निकल गया है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ का कुछ 40 क्वेश्चंस जो आने वाले क्लर्कशिप एग्जामिनेशन और साथ ही साथ अगर मिसलिनियस का मेंस का एग्जाम है या फिर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम है, आपका वेस्ट बंगाल पुलिस कोलकाता पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है या एसआई का है या फिर एसएससी और रेलवे कोई भी एग्जामिनेशन के लिए ये जितने भी जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। पहला क्वेश्चन, Which of the following is responsible for the ozone layer depletion? ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक्सरे। सो इन चारों में से आपका सही आंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सब जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार स्टैंड्स फॉर, रडार का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका 4 ऑप्शन है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो एडवांस एप्लियंस फॉर रेंजिंग, रेडियो एडवांस एयरप्लेन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन फॉर एयरप्लेन रेंजिंग। तो इसका भी सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार के बारे में, रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऐसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ये क्या करता है, डिस्टेंस कितनी दूरी से अगर कुछ मिसाइल या कुछ आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन मतलब कितना एंगल पे आ रहा है और उसका वेलोसिटी कितना गति है वो सारा मेजर कर सकता है। ये एक रेडियो वेव्स यूज़ करके डिटरमाइन करने का मेथड है। डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को, शिप को, स्पेस क्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स, मोटर व्हीकल्स, मैप, वेदर फॉर्मेशन और किसी भी जगह का टेरेन कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, समतल है, ये सब हम लोग रडार यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्लांट पौधे होते हैं उनका हरा रंग होता है, तो हरा रंग एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सा मेटल या कौन सा धातु होता है क्लोरोफिल में। 4 ऑप्शन है, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। सो क्लोरोफिल इज अ मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपका आयरन कौन सा पिगमेंट में होता है? हम सबको पता है हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट है ब्लड के लिए। और कॉपर किस में होता है? कॉपर होता है हेमोसियानिन में, हेमोसियानिन। ठीक है, ये कहीं सारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड स्टेट में ब्लू कलर का बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच स्पोर्ट्स मनु वाकर इज एसोसिएटेड। अगर आपने पेरिस ओलंपिक्स का बारे में देखा होगा, पेरिस 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुआ, मनु वाकर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक ही ओलंपिक्स में उन्होंने 2-2 मेडल जीत लिया था, ऐसा करके उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया था। तो ये इनका इवेंट कौन सा था? रेसलिंग था, बॉक्सिंग था, वेट लिफ्टिंग था या फिर एयर पिस्टल शूटिंग था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर पिस्टल शूटिंग। जी हाँ, एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने एक नहीं 2-2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीत के ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। तो ओलंपिक के बारे में अलग से मैं एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों 2023 का करंट अफेयर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 2024 का है। ठीक है, और आप लोगों को बता देते हैं 2023 में उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये हॉकी का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किसने जीता था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन बी, जर्मनी वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो FIH का आपका होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लाए हम, FIH स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था और 15th एडिशन था
मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया ने होस्ट किया था। ये 15th एडिशन कहाँ पे हुआ था? ये उड़ीसा पे हुआ था। इंडियन कैप्टन जो हॉकी टीम के कैप्टन है उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में लोकेट है, जहाँ पे ये हॉकी के मैचेस हुए थे। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, नाबार्ड इज एसोसिएटेड, नाबार्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के साथ, अर्बन डेवलपमेंट के साथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि नाबार्ड एक बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एक बैंक है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा नोट है जो करेंसी नोट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, भारत सरकार उसको प्रिंट करती है? तो 4 ऑप्शन है, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 2000 का नोट या 1 रुपया का नोट। तो इसका सही आंसर बता देते हो दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका 1 रुपया का नोट। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपया का जो नोट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रिंट करता है, और बाकी सारे जितने भी इंडिया में जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये प्रिंट करता है। तो ये बात आपको याद रख लेना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ। पूछा गया कि अगर राष्ट्रपति का ऑफिस में निधन हो जाता है तो उनके जगह पे जो वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं? 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल। तो इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है आपका 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीने तक। ओके, 6 मंथ तक अगर राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पे उनका जो ड्यूटी है वो निर्वाह कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज द। सबसे पुराना हाई कोर्ट भारत में कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर मद्रास हाई कोर्ट। तो इन चारों में से बता देते हैं दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जो कि 1862 साल में इसका स्थापना हुआ था, अकॉर्डिंग टू द कलकत्ता हाई कोर्ट एक्ट 1861। कलकत्ता हाई कोर्ट एक्ट बाई एक्ट ऑफ 1861, कलकत्ता हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना 1862 साल 1862 में हुआ था, और ये भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अच्छा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राफेल नडाल, अ लेजेंडरी टेनिस प्लेयर, रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ही इज ए नेशनल, वो कौन से देश के नागरिक है? बता देते दोस्तों, राफेल नडाल ने अभी अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन से देश के नागरिक हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्पेन। राफेल नाडल आपके स्पेन के नागरिक है। ठीक है, एक लेजेंडरी बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है राफेल नाडल परेरा। ये स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। इन्होंने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन टाइटल हमेशा मैक्सिमम टाइम ये जीतते थे। फ्रेंच ओपन का एक खास बात क्या है कि ये मिट्टी के कोर्ट में, क्ले कोर्ट में होता है। बाकी सारे हार्ड कोर्ट, ग्रास, ये विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये अब नवंबर से रिटायर करने जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स संप्रीति इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। एक्स संप्रीति कौन कौन दो देशों के बीच का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर से एक बार ऑप्शन ए, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है एक्स संप्रीति। और इसके साथ ही बता देते हैं आपको, वरुणा जो और वीर गार्जियन, वरुणा हो गया नेवी के लिए, वीर गार्जियन एयरफोर्स के लिए, ये होता है फ्रांस और भारत के बीच में। ठीक है, एमफिक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया का ट्राई सर्विस, मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का जो मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है।
उसके बाद जयद तलवार जो नेवी का है वो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। एक सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऐसे ही एक्स इंद्र है, ये इंडिया और रसिया के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्स मित्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। और युद्ध अभ्यास ये होता है इंडिया और यूएसए अमेरिका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। ठीक है, ओके। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट 2028 समर ओलंपिक्स। आप लोगों को पता होगा अभी अभी 2024 में जो ओलंपिक हुआ था समर ओलंपिक्स, वो पेरिस में हुआ था। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि 24 के बारे में ना पूछ के 28 के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 28 में आपका समर ओलंपिक्स कौन से शहर में होने जाने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉस एंजलिस, जो कि यूएसए में है। सो 2028 का जो समर ओलंपिक्स है वो आपका लॉस एंजलिस यूएसए में होने जा रहा है। ठीक है, ओके। इसके साथ ही आप लोगों को 2024 का जो समर ओलंपिक्स का कुछ डिटेल्स है वो बता देते हैं। होस्ट सिटी 2024 का जो समर ओलंपिक्स अभी अभी हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका एडिशन था 33rd। ओके, मोटो था गेम्स वाइड ओपन, और रैंक फर्स्ट रैंक था यूएसए का, सेकंड चाइना का, और थर्ड जापान का था। इंडिया का क्या रैंक था? इंडिया का था 71st रैंक। ओके, और भारत ने कितने मेडल जीते थे? गोल्ड एक भी नहीं मिला था, एक सिल्वर मिला था और 5 ब्रॉन्ज। सो टोटल 6 मेडल्स हम लोगों ने जीते थे। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया के जो फ्लैग बियरर है, ओपनिंग सेरेमोनी में थे पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, और शरद कमल जो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। और क्लोजिंग सेरेमोनी में जो इंडिया के फ्लैग बियरर थे वो मनु वाकर, पिस्टल शूटर जो जिन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया, और पीआर स्ट्रेजेस जो हॉकी से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। सो कुछ नदियां दिए गए हैं और उनके साथ जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो हम लोगों को मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो कंसावती है ये पश्चिम मेदिनीपुर, कंसावती जो आती है पश्चिम मेदिनीपुर से आती है। तीस्ता आप सभी लोगों को पता होगा, इनमें से तीस्ता जलपाईगुड़ी से बहती है, और गंगा जो नदी है मुर्शिदाबाद से बहती है, और तोरसा जो नदी है वो कूच बिहार से बहती है। तो 1 का सी हो गया, 1 का सी। ठीक है ना, 2 का टिस्टा, टिस्टा जलपाईगुड़ी मतलब 2 का डी, गंगा 3 का ए मुर्शिदाबाद, और 4 बी कूच बिहार। सो ऑप्शन सी पे आपके सारे मैच हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आपको सारे मैच कराने थे। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप, Who became the first woman to receive the Global Indian Award 2023 presented by Canada India Foundation? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, सावित्री जिंदाल, सुधा मूर्ति, कंगना रनावत और शेख हसीना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, which is the code name of the atomic bomb dropped on Hiroshima? हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था? ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, थोड़ा सा छोटा था इसलिए उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। और फैटमैन था जो नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी में, उसका कोड नेम था फैटमैन। ओके, लिटिल बॉय था जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था। ये सब आप याद रख लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? ओके, सो 16th फाइनेंस कमीशन के इनमें से कौन है जिनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद पनागरिया, नंद किशोर सिंह, तुहिन कंता पांडे और निर्मला सीतारामन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद Panagarya, who is the chairman of 16th Finance Commission. Okay, next question. The Book of Compassion is written by, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बुक ऑफ कंपैशन किसने लिखा है? बिल गेट्स, रतन टाटा, सुदीप्त सेन गुप्ता, और उसके बाद है हिज होलीनेस दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिज होलीनेस द दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी। बता देते हैं दोनों ही नोबेल पीस प्राइज के विनर है, दोनों ही नोबेल पीस प्राइज, दोनों ने जीता है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी ने मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम?
इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम पहली बार जिसको गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन, कलकत्ता सेशन ही है लेकिन कलकत्ता का कौन सा सेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता सेशन ऑफ 1896। और इसमें प्रेसिडेंट कौन थे अगर ये पूछा गया तो इसका आंसर होगा रहीमतुल्ला एम सयानी was the president during the Calcutta session 1896 when Vande Mataram was sung for the first time. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? मलबा, अस्मका, कोसला और अंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है अस्मका जो था ये आपका दक्षिण भारत में स्थित था। ओके, और ये आज का अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, यहाँ पे इस जगह पे अस्मका ये महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। Which famous freedom fighter led the उलगुलन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश? उलगुलन मूवमेंट था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, एक ट्राइबल मूवमेंट था। इसको किसने लीड किया था? सिद्धू, कोरामलया, बिरसा मुंडा या कानू? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, भगवान बिरसा मुंडा जो मुंडा रिविलियन, जिन्होंने मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा रिवोल्ट को लीड किया था या उसका नेतृत्व किया था, तो उन्होंने ही ये उलगुलन मूवमेंट, उसी को उलगुलन मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया विच स्टेट वाज फर्स्ट रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? भाषिक आधार पे या भाषा के आधार पे कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसको फॉर्म किया गया है, बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इट वाज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the actually who of the following is the present chief election commissioner of India? भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार या अरुण गोयल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राजीव कुमार, जो भारत के करेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, और बाकी ये जो नाम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, डॉक्टर सुखबीर सिंह एंड ज्ञानेश कुमार, दे आर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लियरली बता देते हैं, सचिन तेंदुलकर जो है नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 324 आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत में जितने भी चुनाव होंगे उसको देखने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, जितने भी पार्लियामेंट के चुनाव हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट के चुनाव हो गया, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो गया, सब ये पावर रहेगा इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इसको ये पावर देता है भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है 324। ठीक है, राजीव कुमार जो है अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ये है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो टोटल इलेक्शन कमिश्नर्स 3 होते हैं, जिनमें से एक राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदरवाइज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, दे आर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। और अभी अभी जो मई जून 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव, वो था 18th लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करेंटली ब्रिक्स का समिट रूस में चल रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स अगर आपको बता देते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो कनाडा जो है ये ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, बाकी सारा रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सारा ब्रिक्स का मेंबर है। और अभी अभी 22 से 24 अक्टूबर, ठीक है, तो अभी करेंटली ये ब्रिक्स का समिट चल रहा है। 16th ब्रिक्स समिट ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है कजान, रशिया पे हो रहा है। ठीक है, अभी ये चल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इसी समिट को अटेंड करने के लिए अभी फिलहाल रूस पे गए हैं। तो ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक एक्रोनिम है। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ है कि इस साल का जो 16th ब्रिक्स समिट है उसका थीम कभी कभी पूछा जा सकता है, तो उसका थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आफ्टर द एक्सपेंशन, अभी बता देते हैं, ब्रिक्स का जो 15th समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें क्या हुआ कि ब्रिक्स को में कुछ नए मेंबर जुड़ गए। ठीक है, तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई, ये 4 नए मेंबर जुड़ गए। तो इसके साथ ही तो पहले से 5 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और 4 नए मेंबर जुड़ गए हैं। तो अभी टोटल देयर आर 9 मेंबर्स इन द ब्रिक्स। ओके, तो जो 15th का ब्रिक्स समिट था ये आपका जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये थीम था। तो उस समिट में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो सिरिल रामाफोसा थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सभी को इनवाइट किए थे। ठीक है, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया ब्रिक्स ज्वाइन करने से, और सऊदी अरेबिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कभी कभी पूछा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन से बॉडी से एसोसिएटेड? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चाइना में है, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 साल में। ठीक है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री में अब हम चले गए हैं। तो मेडिसिन के लिए कौन फेमस थे गुप्ता पीरियड में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुश्रुता, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। सुश्रुता जो इंडिया के फर्स्ट सर्जन थे, तो इनके समय पे मेडिकल साइंस बहुत आगे गया था, जो कि हुआ था गुप्ता पीरियड में। ठीक है, ओके। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन? समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो इन चारों में से आपका सही आंसर होगा फैथोमीटर। फैथोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। ठीक है, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को बता देते हैं। एम मीटर जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। ऐसे ही बैरोमीटर यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में। कैलोरीमीटर यूज होता है आपका क्वांटिटी ऑफ हीट मेजर करने में। थर्मोमीटर आपका यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने में, सबको पता है, लेकिन हीट मेजर करने में थर्मोमीटर नहीं, हीट मेजर करने में यूज होता है कैलोरीमीटर। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजर करता है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर करता है, लेकिन हीट को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कैलोरीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। और हाइग्रोमीटर जो है जो एयर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ऐसे ही लैक्टोमीटर है, ये मिल्क की प्योरिटी या दूध की शुद्धता को मेजर करता है। ओडोमीटर सब गाड़ियों में लगा रहता है। ठीक है, आपके बाइक में भी लगा रहता है, कितना किलोमीटर आप चले, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्ड व्हीकल। ठीक है, जितने भी व्हील्ड व्हीकल, ठीक है, पहिए लगा हुआ जितने भी गाड़ी है, उन्होंने कितना डिस्टेंस मेजर किया उसको मेजर करने के लिए है आपके पास ओडोमीटर। और स्पाइगमो मैनोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे हॉस्पिटल में, अगर आपका ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है तो उस डिवाइस को आप बोलेंगे स्पाइगमो मैनोमीटर। ठीक है, ओके। और खाली मैनोमीटर अगर बोला गया तो उससे हम एयर प्रेशर ही मेजर करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अभी ज्योग्राफी में हम लोग चले गए। सरदार सरोवर डैम, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन इंडिया, ये कौन से नदी में स्थित है? तो सरदार सरोवर डैम अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन सी नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। नाउ, हु हैज बीन चूजन एज द बेस्ट एक्टर इन द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024? तो अभी अभी नेशनल फिल्म अवार्ड जो इसका 70th एडिशन था उसका अवार्ड जारी हो चुका है। तो किसको बेस्ट एक्टर चूज किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को 2024 का जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। अल्लू अर्जुन को 2023 का मिला था, ये भी याद रख लीजिए आप। अल्लू अर्जुन को जो मिला था पुष्पा मूवी के लिए 2023 का नेशनल अवार्ड मिला था, और ऋषभ शेट्टी को 2024 का मिला है कंतारा मूवी के लिए। ठीक है, देख लीजिए 17th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म मिला है अत्तम को। बेस्ट एक्टर गया है ऋषभ शेट्टी फॉर द मूवी कंतारा। बेस्ट एक्ट्रेस गया है नित्या मेनन त्रिबलम और मानसी परेख कच एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म
अवार्ड मिला है गुलमोहर को बेस्ट डायरेक्टर फॉर सूरज बरजयाता फॉर द मूवी ऊंचाई, ठीक है। और 2023 में जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड था उसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म था वो था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, और बेस्ट एक्टर जो अवार्ड था वो अल्लू अर्जुन को मिला था पुष्पा मूवी के लिए, ठीक है। ऐसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया था आलिया भट्ट फॉर द मूवी गंगूबाई कैटवाड़ एंड कृति सेनन फॉर द मूवी मिमी, और बेस्ट हिंदी फिल्म था सरदार उधम, ओके। अच्छा, ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको हम शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्शन, गन्ना का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए शुगर केन हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश को हम लोग शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कौन से ट्रैवलर भारत में आए थे? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी फाहिन। फाहिन जो है जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे, गुप्ता पीरियड के समय पे आए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस विद द स्टेट ऑफ इंडिया। कुछ क्लासिकल डांसेस दिए गए हैं और उसके साथ जो स्टेट है वो दिए गए, तो आपको करेक्ट मैच करना है। अगर इन चारों में से अगर आप दो भी मैच कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। जैसे देखिए, सबको पता है भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो सी का 1 और डी का 3 देख लेते हैं, सी का 1 और डी का 3 कहाँ मैच हो रहा है? सी का 1 और डी का 3 खाली ऑप्शन ए पे मैच हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। कभी कभी आपको चारों, ऑल फोर यू नीड नॉट नोट टू नो, ठीक है। और देखिए सत्रिया जो यहाँ से आ रहा है, सत्रिया कहाँ का आ रहा है? असम का आ रहा है, ठीक है। सत्रिया असम का डांस है, असम का सबको पता है बिहू है, लेकिन एवरी टाइम आपको जो आप जानते हैं वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। और मोहिनीत्यम जो है केरला का ही है, मोहिनीत्यम ऑप्शन B2, ठीक है। तो मोहिनीत्यम केरला का है, सत्रिया जो है असम का डांस है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर? सबको पता है जलियांवाला में जो 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में एक काला दिन था, जहाँ की बैसाखी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और जलियांवाला एक बाग है अमृतसर में, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। तो ब्रिटिश ने अंधाधुंधा गोली चलाया था। तो कौन सा एक कानून था जिसका विरोध भी लोग कर रहे थे? तो वो कानून था आपका रौलत एक्ट, ठीक है। रौलत एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, और उसी दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी भी पड़ता है। तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद जो एग्जिट गेट है, निकलने का जो गेट है, उसको सारा गेट को बंद कर दिया गया, और जनरल डायर के इंस्ट्रक्शन पे अंधाधुंधा गोली चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। तो ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही काला दिन है, और ये रौलत एक्ट से जुड़ा हुआ है। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? 2023 में नोबेल पीस प्राइज किसने जीता है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन फर्स्ट। तो इनको 2023 में नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य में मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से है, इनको 2023 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ऑप्शन बी will be the correct answer. देखिए, नोबेल पीस प्राइज 2023 goes to नरगिस मोहम्मदी for her fight against the oppression of women in Iran and for her fight to promote human rights and freedom for all. Okay. Which is the largest floating water lake in India? So largest floating water lake in India, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी लोकतक लेक, जो कि आपका मणिपुर में लोकेटेड है। मणिपुर में लोकेटेड है लोकतक लेक, और इसी लेक के ऊपर में आपका एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इसी लेक के ऊपर में आपका एक नेशनल पार्क भी है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का फ्लोटिंग वाटर लेक है लोकतक लेक, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, और इस फ्लोटिंग लेक में ही एक नेशनल पार्क है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप
इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of liberty, equality and fraternity in the Indian Constitution has been borrowed from which of the following? Liberty, equality और fraternity का जो आइडिया है वो भारतीय संविधान में कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से लाया गया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मर यूएसएसआर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। देखिए कुछ सोर्सेस है जो बोरो किए गए हैं फ्रेंच से, अभी अभी हम लोगों ने बताया, रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यूएसएसआर, सोवियत संघ, अभी तो वो रूस है मेन जो यूएसएसआर तो अभी नहीं रहा, बहुत सारा देश में ये हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लानिंग का जो कंसेप्ट था जो वो यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ का जो संविधान था वहाँ से बोरो किया गया था। और वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है वो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया। इसी तरह कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंटर जो रेसिड्यूरी पावर होता है वो सेंटर के पास रहता है, सो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल नेचर का है क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य सरकार रहता है, लेकिन केंद्र में सेंटर में और एक सरकार रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, और उसके पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रेसिडियरी पावर्स एट सेंटर, ये कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ओके। द लैटिट्यूड दैट रन्स टू द मिडल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के मिडल ऑफ इंडिया से एक लैटिट्यूड रन करता है ऐसे, वो लैटिट्यूड कौन सा है? सो 23.5 डिग्री में, सबको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया से पास होता है, और इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, गुजरात से पास होता है, राजस्थान से पास होता है, गुजरात से राजस्थान से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, झारखंड से पास होता है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल से पास होता है, वेस्ट बंगाल से स्पेसिफिकली अगर कहाँ से पास होता है कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो कृष्णनगर ये शहर है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम, इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स, इन 8 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अलोकेशन ऑफ सीट्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा अथवा काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज इलेबोरेटेड ऑन द, राज्यसभा में जो सीट का अलोकेशन है वो कौन से अनुसूची, कौन से संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्थ शेड्यूल। सो फोर्थ शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसके यूज से आप टोटल 12 जो शेड्यूल्स है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल स्टेट ड्यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टी से टेरिटोरियल। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एंड अदर ऑफिशियल्स। ठीक है, थर्ड शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद सिक्स शेड्यूल में है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, ATM विथ नो मनी, ये भी एक आपका शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल जो फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताता है। एथ शेड्यूल में ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस जो इंडिया के 22 लैंग्वेजेस है। ओके, नाइन्थ शेड्यूल है जो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये एडेड, दिस वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये भी पूछा जाता है कि कौन से
कौन से अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है। उसके बाद 11 शेड्यूल डील करता है आपका पंचायती राज सिस्टम से, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड किया गया है। कितने सब्जेक्ट से? 29 सब्जेक्ट से। और 12th शेड्यूल जो है वो डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से। दिस वॉज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड हिज महापरिनिर्वाणा। सो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाणा कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाणा उनका जो है कुशीनगर में हुआ था। उनका डेथ जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, उसके बाद सरनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। उनका डेथ जो है कुशीनगर में हुआ था, जो कि हाल इंडिया का उत्तर प्रदेश स्टेट में ये कुशीनगर स्टेट सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीकट्टू जो स्पोर्ट है वो कहाँ पॉपुलर है? ठीक है, तो जलीकट्टू जो आपका ये स्पोर्ट है ये पोंगल फेस्टिवल से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये आपका तमिलनाडु का है। जलीकट्टू जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है, जो कि स्पोर्ट है, जो कि पोंगल जो फेस्टिवल है उसमें खेला जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the book Argumentative Indian? So this Argumentative Indian, this was written by इंडियन नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने ये बुक लिखा था। ठीक है, और अमर्त्य सेन बता देते हैं इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स के लिए। नोबेल प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले भारतीय हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, द मिताली एक्सप्रेस अ पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन। सो मिताली एक्सप्रेस ये पैसेंजर ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? सियालदा से न्यू जलपाईगुड़ी, या फिर कोलकाता से ढाका, या फिर कोलकाता से खुलना, या फिर न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका। न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका कैंटोनमेंट इंटरनेशनल ट्रेन रन करती है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ये टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं यहाँ पे हम भेज देंगे। विद दिस आप लोग वर्क हार्ड कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।